कि नमाज के बाद एक आदमी मस्जिद से बाहर निकलता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 10 सेकंड में उसकी मौत लिखी जा चुकी है। पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में 2 लोग उसके पास आते हैं, नाम कन्फर्म करते हैं और गोलियों से उसका सीना छलनी कर देते हैं। वो आदमी था ISI का सबसे खतरनाक ऑपरेटिव और ट्रिगर दबाने वाला रॉ के अनजान एजेंट। यह था भारत का सबसे गुप्त मिशन, ऑपरेशन हॉर्नेट। 1987 लाहौर सुबह का टाइम था। एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकलता। वो अपने घर की तरफ चलने लगा कि तभी पीछे से 2 आदमी आए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने उस आदमी को रोका और पूछा, सर अब लंदन वाले अब्दुल खान है ना? जैसे वो आदमी ने कहा हाँ, दोनों ने तुरंत पिस्टल निकाली और अगले ही पल उस पर लगातार गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में वो आदमी वही जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। और दोनों रेंजर्स रा के 2 अनमोल गैंगमैन थे और जिसे मारा गया था वो ISI का सबसे बड़ा टेररिस्ट था। यह था भारत का सीक्रेट मिशन था हॉर्नेट ऑपरेशन। 4 नवंबर 1984 पेरिस, फ्रांस। पेरिस के एक छोटे से कैफे में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर बता रही थी कि फ्रांस के प्रधानमंत्री लॉरेंट बेबियस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। कैफे में बैठे लोग चुपचाप यह न्यूज देख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा आदमी टीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उस आदमी के सामने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स खुले पड़े थे और यह आदमी कोई आम शख्स नहीं था। यह था रा का अंडरकवर एजेंट संजीव जिंदल। कुछ दिन पहले जिंदल ने लंदन में एक ब्रिटिश अफसर से मिला था। क्लार्क ले जून क्लार्क लंदन इमिग्रेशन ऑफिस में काम करता था और उसका काम था ब्रिटेन में बैठकर इंडियन के खिलाफ काम कर रहे लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालकर जिंदल तक पहुंचाना। क्लार्क की आखिरी रिपोर्ट एक नाम पर सेंडर्स थी। अब्दुल खान एक पाकिस्तानी हैंडलर जो लंदन में बैठकर भारत के अंदर टेरर नेटवर्क को चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल खान इंडिया से आए खस्तनीज को ISI के सीनियर अफसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था और यह सारी मीटिंग्स अक्सर उसके घर पर होती थी। और हर मीटिंग के बाद पंजाब में एक नया अटैक होता था। रिपोर्ट में एक और नाम बार बार सामने आ रहा था, एन संधू, इंडिया से आया हुआ एक खिस्तानी ऑपरेटिव जो लगातार ISI के कांटेक्ट में था। कैफे में बैठकर अब जिंदल ने यह रिपोर्ट पढ़ी तो उसका खून खौल उठा। वो लगातार दिल्ली हेडक्वार्टर्स को यह इंटेलिजेंस भेज रहा था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उस वक्त राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिसंबर 1984 दिल्ली रा हेडक्वार्टर्स में सीनियर अफसर अनुज भारद्वाज जिंदल के भेजे हुए अब्दुल खान से जुड़े कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहे थे। रिपोर्ट पढ़कर खत्म होते ही भारद्वाज ने बिना वक्त गंवाए एक ऑर्डर दिया, राय जिंदल को तुरंत दिल्ली बुलाए। कुछ दिनों के बाद जिंदल दिल्ली पहुंच चुका था। राय हेडक्वार्टर्स के एक सिक्योर रूम में उसकी मुलाकात अनुज भारद्वाज से होती है। भारद्वाज सीधा सवाल पूछते हैं, जिंदल तुम्हारा प्लान क्या है? और जिंदल बिना झिझक जवाब देता है, सर हमें किसी भी कीमत पर BN संधू को पकड़ना होगा। पाकिस्तान और ISI उसके साथ मिलकर भारत में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारद्वाज पूछते हैं, तुम श्योर हो? तो जिंदल कहता है, यस सर आई एम श्योर। IS चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खुद संधू को सुपरवाइजर कर रहा है। भारद्वाज फिर पूछते हैं, तो प्लान बताओ, और जिंदल सारा प्लान समझा देता है। अनुज भारद्वाज इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और इसी पर एक नया कोवर्ट मिशन जन्म लेता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन हॉर्नेट। कुछ ही हफ्तों के बाद जिंदा लंदन पहुंच जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात होती है। एक आदमी से एजेंट मोहन को खुद अनुज भारद्वाज ने ट्रेन किया था और वह पहले भी कई हाई रिस्क सक्सेसफुल ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका था। ऑपरेशन हॉर्न को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला इंटेलिजेंस कलेक्शन, इसकी जिम्मेदारी थी क्लार्क ली और एजेंट मोहन के पास। दूसरा कोवर्ट ऑपरेशन, इस फेस को पूरे सुपरवाइज करने का जिम्मा दिया गया था एजेंट राजीव जिंदल को। 2 साल पहले 1983 में वियना, ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त एजेंट जिंदल वियना शहर में एक्टिव था। इस फेज में उसका एक कोड नेम कुछ और था। वियना में रहकर काम करते हुए जिंदल ने एक नाम आइडेंटिफाई किया था, हाफिज खान, एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रिया में रहकर भारत के खिलाफ आतंकवादी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा था और यहाँ पर डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल नहीं था। इसलिए जिंदल ने एक साइलेंट एलिमिनेशन प्लान बनाया। प्लान का सेंटर थी रा की एक एसेट सोफी। जिंदल ने सोफी को पर्सनली बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, सेल्फ डिफेंस, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ। सोफी लगातार उस बार में जाने लगी जहाँ पे आसिफ खान अक्सर आता था और आसिफ औरतों और शराब का शौकीन था और जिंदल को यह बात पहले से पता थी। और फिर एक रात आसिफ की नज़र बार के कोने में अकेली बैठी बेहद खूबसूरत सोफी पर पड़ी। वो उसके पास आकर बैठ गया। पहले कैजुअल बातचीत हुई, फिर हंसी और फिर ड्रिंक्स। काफ़ी रात हो गई थी। आसिफ ने सोफी को घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया। दोनों कार में बैठे और बातचीत ज़्यादा क्लोज होती गई।
तो सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, गाड़ी में सब कुछ कहीं और चलते हैं ना। आसिफ ने उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर आसिफ किचन में जाता है खाना बनाने के लिए और सोफी ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है। दोनों साथ साथ खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और रात वहीं गुजर जाती है। और फिर सुबह 6 बजे सोफी की नींद उठती है तो सबसे पहले वो आसिफ की नब्ज चेक करती है। नब्ज नहीं चल रही थी, आसिफ खान मर चुका था और सोफी बिना पैनिक के पूरी ट्रेनिंग के साथ सारे सबूत साफ करती है और घर से निकल जाती है। मिशन कंप्लीट। जिंदल का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था और यह ऑपरेशन दिल्ली की परमिशन के बिना किया गया था। अगर यह बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती तो जिंदल को फील्ड से हटा दिया जाता। इसलिए जिंदल एक और कठोर फैसला लेता है। वो रातों रात सोफी से सारे लिंक्स तोड़ देता है। बिना बताई एक नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम जनवरी 1985 ऑस्ट्रेलिया। एक कैफे में जिंदल साथ बैठा हुआ था। उसकी नज़र बार बार गेट पर जा रही थी। 2 साल के बाद वो अपनी पुरानी इन्फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन सोफी से मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद सोफी कैफे में एंटर करती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो सीधा जिंदल से कहती है, तुम कहाँ थे? अचानक कहाँ गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? तुमने सिर्फ एक रिस्की ऑपरेशन के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। जिंदल कुछ नहीं बोलता और चुप रहता क्योंकि मिशन के बाद एसेट को इमोशनली कट ऑफ करना था, जॉब का हिस्सा था। कुछ पल के बाद सोफी शांत होती है और कहती है, मैं जानती हूँ यह तुम्हारे काम का हिस्सा है, छोड़ अब पहले काम की बात करो। तो जिंदल सीधा सवाल करता है, क्या तुम हरप्रीत आहूजा को जानती हो? तो सोफी थोड़ा सोचकर कहती है, हाँ, वो हमारे एनजीओ में काम करता था, लेकिन अब नहीं। जिंदल टेबल के नीचे एक लिफाफा निकालता है, अंदर कुछ डॉलर होते हैं। वो कहता है, किसी भी तरह इस आदमी का पता लगाना है। सोफी लिफाफा उठाती है, बस इतना कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, और कैफे से चली जाती है। दरअसल हरप्रीत आहूजा भारत का एक सिख युवक था। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले वो कैलिफोर्निया में रह रहा था। यहाँ एक बिजनेसमैन अवतार सेठी के यहाँ काम करता था। अवतार सेठी वो आदमी जो बीएन संधू के पूरे नेटवर्क का फाइनेंस करता था। हरप्रीत ने लगभग 1 साल तक सेठी का काम किया। फिर एक दिन अचानक हरप्रीत कैलिफोर्निया से गायब हो गया। उसी दिन से एजेंट जिंदल हरप्रीत आहूजा को ट्रैक कर रहा था। जिंदल वापस पेरिस आ जाता है। वहीं से एक एजेंट मोहन को कॉल करता है तो मोहन एक बड़ी अपडेट देता है। वो बताता है कि उन्हें अब्दुल खान के घर काम करने वाली माली तारिकी सिद्दीकी को पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बना लेता है। और तारिकी सिद्दीकी अब मोहन को हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगा था। कौन अब्दुल खान के घर आ रहा है, किस टाइम कौन सी गाड़ी और कौन सा गाड़ी का नंबर था। इन लोगों में सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं थे, आईएसआई अफसर, पाकिस्तानी आर्मी के लोग और खाली ऑपरेटिव तक शामिल थे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बीएन संधू लगातार अब्दुल खान के घर आता जाता था और अक्सर उसके पास एक इंडियन होता था, हरबख्श सिंह। और इनसे इम्पोर्टेंट बात, संधू और हरबख्श अगले महीने फरवरी में इस्लामाबाद जाने वाले थे। यह एक गेम चेंजिंग इंटेलिजेंस थी। जिंदल मोहन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोशिश करो तारिक से यह भी करवाओ कि जो भी लोग अब्दुल खान के घर आते जाते हैं उनकी फ़ोटो किस तरह निकलवा लो। मोहन कोशिश करता है लेकिन तारिक मना कर देता है। फ़ोटो लेना मतलब सीधे मौत को दावत देना। लेकिन थोड़े और पैसों के बदले तारिक एक और चीज़ पर हाँ कर देता है। वह अब्दुल खान के घर आने जाने वाली सारी चिट्ठियाँ और लिफाफे मोहन तक पहुँचाने का वादा करता है। ज़्यादातर लेटर्स नॉर्मल इन्विटेशन होते हैं, लेकिन एक लिफाफे के अंदर था अब्दुल खान का बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि पिछले काफ़ी महीनों से अब्दुल खान हर महीने बीएन संधू और हरबख्श सिंह को पैसे का ट्रांसफर कर रहा था। प्लान ए तो काम कर चुका था, अब बारी थी प्लान बी की। मार्च 1985 लंदन इमिग्रेशन ऑफिस से रिसेप्शन एरिया में एक आदमी नर्वस सा खड़ा था। उसका नाम था अमरजीत सिंह, हरबख्श सिंह का चचेरा भाई। वो भी एक खास्तानी था। अमरजीत काउंटर पर पहुंचता है, उससे पहले एक आदमी उसके पास आ जाता है। यह था क्लर्क ली। पिछले कई दिनों से क्लर्क की नज़र अमरजीत पर थी और वह जानता था कि आज अमरजीत यहाँ पर आने वाला है। तो क्लर्क कैजुअली पूछता है, क्या बात है सर, काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं यही काम करता हूँ। तो अमरजीत थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, सर मैं कब से असालाइम के लिए आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात मेरी सुनी नहीं रहा। तो क्लर्क उसे अपनी ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर पहले से एक और आदमी बैठा होता है। एजेंट मोहन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मोहन अमरजीत की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तू भारत में 4 पुलिस वालों को मारकर यहाँ आया है और एप्लीकेशन में लिख रहा है कि तुझे इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। अमरजीत बुरी तरह काम कर रहा था। क्लर्क तुरंत मोहन को ऑफिस से बाहर भेज देता है और फिर वह अमरजीत के सामने बढ़कर शांत आवाज़ में कहता है, देखो यार, इंडियंस बहुत गुस्से में हैं। अगर चाहते हो मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम हरफ सिंह के खिलाफ ही हमारी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अमरजीत की आवाज़ कांप रही होती है। वो धीरे से कहता है, सर मेरी पूरी फैमिली पंजाब में है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
मैं बस उन्हें यहाँ लाकर एक सेफ जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ। क्लार्क कहता है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन इससे पहले मुझे हरबख्श के बारे में सब कुछ बताओ। तो अमरजीत कहता है, सर पाकिस्तान से लौटने के बाद हरबख्श पूरी तरह बदल गया है। उसके घर पर लगातार पाकिस्तानी आते रहते हैं, बस मुझे नहीं पता कि उसके बीच क्या बात होती है। सर हरबख्श की बातों में आकर मैं इस समय फंस गया, मुझे खालिस्तानी बनना ही नहीं था। तो क्लार्क सीधा सवाल करता है, फिर तुम उसे रोकते क्यों नहीं? अगर वह पाकिस्तानियों से मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है वो भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। तो अमरजीत रोती हुई आवाज़ में कहता है कि सर मेरी हालत देखिए, मैं बस पैसों के लिए उसके साथ हूँ, पैसा वही देता है। यहाँ क्लार्क थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, बस एक काम करो, यह पता लगाओ कि हरबख्श और पाकिस्तानियों के बीच क्या बात होती है। क्लार्क उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। उधर पेरिस में एजेंट जिंदल मोहन और क्लार्क के काम से बड़ा खुश था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। सोफी उससे मिलने हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अभी तक सोफी की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। अप्रैल 1985 अचानक जिंदल के फ़ोन पर कॉल आता है। कॉल सोफी का था। वो सीधे कहती है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया आना होगा, मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। 6 अप्रैल 1985 जिंदल ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। एक कैफे में उसकी और सोफी को मुलाकात होती है। सोफी कहती है, जनवरी में तुमसे मिलने के बाद मैंने हरप्रीत आहूजा को ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करते करते सोफी इस बर्ग शहर के एक रेस्टोरेंट तक पहुंची। वहीं हरप्रीत मैनेजर के रूप में काम करता था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। सोफी ने यह मौका देखकर उसे कहा, एक इंडियन बिजनेसमैन है जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का काम करता है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। हरप्रीत तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। सारी बात सुनते ही जिंदल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। 7 अप्रैल 1985 इस वक्त एक कैफे में सोफी और जिंदल हरप्रीत आहूजा से मिलते हैं। जिंदल सीधा सवाल पूछता है, तुमने कैलिफोर्निया क्यों छोड़ा, बताओ। तो हरप्रीत कहता है, मेरी लाइफ यहाँ अच्छी चल रही थी, लेकिन जिसके साथ मैं काम करता था वह अवतार सेठी और उसके जो लोग उड़ते बढ़ते थे वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ISI और खाली टेररिस्ट थे। अवतार सेठी एक गद्दार है, वो BN संधू के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहा है। और उस पर जिंदल को पूरा यकीन हो जाता है कि हरप्रीत एक सच्चा देशभक्त है। इसलिए जिंदल एक बड़ा कदम उठाता है। वो सच बता देता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं राका एजेंट हूँ। यह सुनते ही हरप्रीत बिल्कुल हैरान हो जाता है। तो जिंदल शांत आवाज़ में कहता है, देखो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। हरप्रीत काफ़ी देर तक चुप रहता है, सोचता है कि रिश्ते को टटोलता है, फिर सिर हिला देता है। मैं तैयार हूँ। उधर लंदन में क्लार्क और मोहन का काम लगातार रिजल्ट दे रहा था। तारिकी सिद्दीकी पहले से ही सॉलिड इंटेलिजेंस दे रहा था, लेकिन अब अमरजीत ने हरबख्श के सिंह के बारे में काफ़ी गहरी इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी थी और अब एक एक्शन था, टाइम आ गया था। अगस्त 1985 कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है, हरबख्श सिंह एक बार फिर इस्लामाबाद गया हुआ है। एक दिन हरबख्श सिंह इस्लामाबाद के पास N5 पाकिस्तान नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है, पर तभी अचानक रंग साइड से आती एक हैवी ट्रक सीधे हरबख्श सिंह की कार से टकरा जाती है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कार तुरंत आग पकड़ लेती है। हरबख्श सिंह उस जलती हुई कार के अंदर जिंदा जलकर मर जाता है। ईरान ने भारत के खिलाफ काम करने वाले एक और देशद्रोही को खामोशी से हटा दिया था और लिस्ट में से 3 नाम बचे थे, अब्दुल खान, BN सिंधु और अवतार सेठी। 12 अक्टूबर 1985 को कैलिफोर्निया हरप्रीत आहूजा और सोफी एक नॉर्मल कपल बनकर कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। हरप्रीत अपने पुराने दोस्त पूर सिंह से मिलता है जो अवतार सेठी का ड्राइवर था। पुरान बताता है कि आजकल सेठी काफ़ी टेंशन में, इंडिया में टेररिस्ट तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले सेठी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करता था। इस बैंक का फाउंडर पाकिस्तानी था। दुनिया भर के टेररिस्ट, स्मगलर्स और ड्रग लॉर्डर्स इसी बैंक के जरिए अपनी ब्लैक मनी व्हाइट करते हैं, लेकिन अब यह बैंक अमेरिका एजेंसी के रडार पर आ चुका था, इसलिए सेठी अब BCCI का यूज नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद आहूजा अवतार सेठी को उसके ऑफिस में मिलते हैं। मीटिंग्स में आहूजा सेठी को भरोसे में ले लेता है। वह कहता है कि ऑस्ट्रिया में मेरे स्ट्रांग कॉन्टैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के नाम पर मैं तुम्हारी आतंकी फाइनेंशियल में मदद कर सकता हूँ। सेठी एक बार फिर हरप्रीत आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब देता है। अगले 4 महीने आहूजा और सेठी के पूरे इस फाइनेंशियल नेटवर्क का कॉन्टैक्ट और रूट्स, ISI के कनेक्शन की डिटेल बाय डिटेल इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं। फरवरी 1986 जिंदल उन्हें कॉल पर कैलिफोर्निया छोड़ने को कहता है। आहूजा और सोफी छुट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्च 1986 कैलिफोर्निया अवतार सेठी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर कहती है, सर इंडियन एम्बेसी से कोई आपसे मिलने आया है। सेठी चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का आना जाना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब तो पाकिस्तान डिप्लोमेट्स होते थे, इंडियन डिप्लोमेट्स पहली बार आया था। सेठी कहता है, भेजो अंदर। अंदर आता है एक आदमी, रंजन गुप्ता, इंडियन एम्बेसी से। सीधा बोलता है, मिस्टर सेठी, हमें आपके और BN संधू के बारे में सब पता है। हमें यह सभी पता है कि आप ISI और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे हो। तो सेठी एक्टिंग करता है, अरे आप यह क्या कर रहे हैं, मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। रंजन गुप्ता कोई बहस नहीं करता है,
वह एक फाइल उठाकर सीधा सेठी के टेबल पर पटक देता है। फाइल के अंदर बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं। संधू और अब्दुल खान के साथ सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन के सॉलिड प्रूफ, और यह देखकर अवतार सेठी का चेहरा उतर जाता है। रंजन गुप्ता ने सेठी की आंखों में सीधा देखकर कहा, मिस्टर सेठी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अब सच बता दो। यह सुनकर अवतार सेठी बिल्कुल टूट जाता है। सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। वह रोते हुए अब्दुल खान और वीरेंद्र संधू के पूरे नेटवर्क का सच उगल देता है। उसके बाद रंजन गुप्ता सेठी को कैलिफोर्निया के ही एक सेफ हाउस में शिफ्ट करा देता है। वहीं पहले से मौजूद होता है एजेंट मोहन। सेफ हाउस का अंदर लगातार 6 घंटे इंट्रोगेशन चलता है। सेठी एक एक करके उन सब ISI अफसर्स का नाम बता देता है जो अब्दुल खान और संधू से साथ मिलते थे। उसके बाद सेठी को पेरिस से ले जाया जाता है। यहाँ अनुज भारद्वाज और संजीव जिंदल जो खुद 2 दिन तक उसे इंट्रोगेट करते हैं। सेठी बताता है कि लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर ISI के 6 अफसर एक्टिव हैं। यही नहीं, सेठी 27 लोगों को ऐसा नाम भी बताता है जो भारत के अंदर रहकर संधू और अब्दुल खान के लिए काम कर रहे थे। तो जिंदल सेठी को आखिरी काम देता है, ISI की अगली चाल का पता लगाओ। सेठी बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है और कुछ दिनों के बाद 27 नामों की लिस्ट सीधे उसके वक्त के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव तक पहुंच जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक साइलेंट क्लीन अप। कोर्ट ऑपरेशन के जरिए 27 में से 18 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जुलाई 1986 पेरिस। अवतार सेठी जिंदल को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। रिकॉर्डिंग में ISI का एक अफसर भारत पर बड़े हमले की बात कर रहा होता है। जिंदल सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ब्रिटिश सरकार पाकिस्तानी एम्बेसी में मौजूद इंडियंस के खिलाफ काम कर रहे ISI एजेंट को UK से तुरंत डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देती है। और इस मामले पर PM राजीव गांधी खुद ब्रिटिश PM मार्ग थैचर से फोन पर बात करते हैं। थैचर प्रॉमिस करती है कि BN संधू के खिलाफ एक्शन होगा। नवंबर 1986 लंदन BN संधू अपने घर में मौजूद होता है जब अचानक लंदन पुलिस वहां घर पर पहुंच जाती है। संधू को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ उसके 5 और करीबी साथी भी पकड़े जाते हैं। लंदन में ISI का पूरा नेटवर्क बुरी तरह से हिल जाता है, लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। उसे लग रहा था कि इराक का असली टारगेट संधू था, और इसलिए नहीं कि वह बिल्कुल टेंशन फ्री था। जून 1987 लाहौर अब्दुल खान अपने होम टाउन और लाहौर आया हुआ था। एक सुबह नमाज पढ़कर जब वो मस्जिद से घर की तरफ जा रहा होता है, पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म में 2 आदमी उसके पास आते हैं। एक पूछता है, भाईजान आप ही लंदन वाले अब्दुल खान है ना? अब्दुल खान हाँ कहता है, हाँ मैं ही खान हूँ, क्या काम है मुझसे बताओ। इसी जवाब के बाद दोनों रेंजर्स पिस्टल निकालते हैं और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार देते हैं। गोलियां का आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों में से बाहर आने लगते हैं। तब तक वो दोनों रेंजर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से गायब हो चुके होते हैं। सालों से भारत में आतंक फैलाने वाला अब्दुल खान अपने देश में दिन दहाड़े मारा जाता है, लेकिन ऑफिशियली वर्जन में लाहौर पुलिस कहती है कि यह बिजनेस राइवलरी का केस है। लेकिन ISI हेडक्वार्टर्स में भूचाल आ चुका था, क्योंकि यह सच था कि भारत की इंटेलिजेंस उनके घर के अंदर घुसकर उनका सबसे बड़ा ऑपरेटिव को मार चुकी थी। यह था भारत का आतंक के खिलाफ जवाब, ऑपरेशन हॉर्नेट। अगर आप चाहते हैं कि भारत के ऐसे ही खुफिया मिशनों की सच्चाई दुनिया के सामने आती रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल निशांत कुमार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बताते हैं भारत के उन सीक्रेट ऑपरेशंस की कहानियां जो आज दुनिया से छिपी हुई है। कमेंट में जरूर बताएं क्या रहा ऑपरेशन हॉर्नेट भारत का सबसे खतरनाक मिशन था या नहीं। जय हिंद।